दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनोज रावत ट्यूटोरियल्स में। तो आज हम देखेंगे आपके बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र पेपर 1 के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला प्रश्न आपका अभिकथन और कारण का प्रश्न है। अभिकथन कह रहा है कि बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी आनुवांशिकता बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यानी आपसे बोला गया है कि जो बच्चों का शारीरिक विकास होता है वह केवल और केवल आनुवांशिकता पर निर्भर करता है। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों के मेल पर आपका विकास जो है निर्भर करता है। कारण क्या कह रहा है कि बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायित्व है। यानी बच्चों का जो शारीरिक विकास होता है उसमें केवल वंशानुगत कारक ही उत्तरदायित्व होता है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। यानी आपका अभिकथन भी गलत है और उसका कारण भी गलत है। ठीक है, और ये आपके कई बार आपके प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं। आपके अभिकथन और तर्क के प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं आपके पेपर में। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। सूक्ष्म गतिक कौशल जो होता है, यानी सूक्ष्म कौशल जो होते हैं उसमें होता है आपकी जो है छोटी मांसपेशियां आपकी उपयोग में आती हैं। तो जैसे आपका हो गया दौड़ना, दौड़ना गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें आपकी बड़ी मांसपेशियां होगी। चलना भी आपका बड़ी मांसपेशियां होगी। घसीट कर लिखना, लिखना जहाँ पे भी आ जाएगा इसमें आपकी क्या है छोटी मांसपेशियां यूज़ होती हैं आपकी उंगलियों की, और कूदने में आपकी बड़ी मांसपेशियां होती है। तो आपका थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। घसीट कर लिखना आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल अवस्था में होगा। मध्य बाल अवस्था जो होती है 2 से नहीं, आपकी जो होती है जो मध्य बाल अवस्था होती है ये लगभग आपकी 6 से 8 या 10 वर्ष तक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है आपका ऑप्शन कह रहा है कि एक बच्चा जो काल्पनिक खेल के दौरान सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू कर रहा है। दूसरा कह रहा है कि एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है बच्चा तर्क करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर देगा आपकी तर्क करना शुरू कर रहा है बच्चा। एक बच्चा जो संभावित कारणों की परिकल्पना कर सकता है और तदनुसार जटिल प्रयोगों की योजना बना सकता है। चौथा कह रहा है कि एक बच्चा जो अभी स्थूल कौशल दिखाना शुरू कर रहा है और जिसने कि एक पेंसिल और ऐसी अन्य वस्तुओं को पकड़ना है। तो मध्य बाल अवस्था में बच्चा जो है यहाँ पे क्या है धीरे धीरे उसमें क्या है तर्क करना शुरू कर देता बच्चा। ठीक है, जिस यहाँ पे है कि एक बच्चा जैसे नियम के अर्थ को समझ लिया है और फिर उससे क्या है तर्क बनाना विकसित कर रहा है। तो ऑप्शन सेकेंड आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। अगला है कि फिल्मों और विज्ञापनों से व्यवहार के लिंग उपयुक्त तरीकों के बारे में कुछ संकेत मिलते हैं। यह समाजीकरण की यहाँ पर हो जाएगा डैश संस्था के रूप में प्रकाश डैश संस्था के रूप में डैश की भूमिका पर, यहाँ पे हो जाएगा डैश संस्था के रूप में डैश की भूमिका पर प्रकाश डाल, थोड़े यहाँ पे मिस्टेक और की है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा डैश की भूमिका पर प्रकाश डालता है। ठीक है, प्रकाश डालता है। तो क्या हो जाएगा आपका कि फिल्में और विज्ञापन जो होते हैं यह समाजीकरण की कौन सी होती है आपकी समाजीकरण की आपकी द्वितीय एजेंट होती है। प्राइमरी नहीं हो जाएगा, प्राइमरी गलत हो जाएगा। और दूसरा और चौथा में से आपका हो जाएगा कि यह समाजीकरण जो होती है कि कौन सी संस्था होती है डैश संस्था के रूप में, यानी द्वितीयक संस्था के रूप में आपका मीडिया की भूमिका पर प्रकाश डालता है। ठीक है, मीडिया, क्योंकि आपकी फिल्में और विज्ञापन किस में आती है आपकी मीडिया में आती है। तो ऑप्शन सेकंड आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न आपका है प्याजे के जो निम्नलिखित में से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आने वाली संज्ञानात्मक क्षमता कौन सी है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्याजे की कौन सी अवस्था है ये आपकी होती है दूसरी अवस्था होती है। तो अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, निष्कर्ष चिंतन गलत हो जाएगा। अमूर्त चिंतन नहीं, अमूर्त चिंतन तीसरी अवस्था में होता है। लक्ष्य उन्मुख व्यवहार की क्षमता बिल्कुल सही, यही आपका सही हो जाएगा। दूसरे के दृष्टिकोण को समझना भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड इसमें सही आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एकदम आपका नया प्रश्न है आपका। अगला है आपका कि प्याजे के अनुसार एक शिक्षक का यहाँ पे डैश हो जाएगा और
डैश होना बहुत जरूरी, यानी डैश एक शिक्षक का डैश और डैश होना ज़रूरी होता है। गतिशीलता और लचीलापन, या फिर संरचित और अनम्य, या फिर सहानुभूतिपूर्ण, या फिर पारदर्शी, यांत्रिक, या फिर व्यवहारवादी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, एक शिक्षक को आपका गतिशीलता और लचीला होना चाहिए। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। अगला है आपका कि लेव वाइगोस्की के विचार में, लेव वाइगोस्की का विचार जो होता है संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है। संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करता है। भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। और चौथा कह रहे हैं कि संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास से संबंधित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लेव वाइगोस्की के अनुसार कि भाषा जो होती है वह विकास को क्या है, सुगम बनाती है। ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। और प्याजे क्या कहते हैं, प्याजे कहते हैं कि पहले क्या आता है, विचार आता है, फिर उसके बाद भाषा आती है। फिर आपका आ गया लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं। ठीक है, सांस्कृतिक उपकरण बिल्कुल सही, सामाजिक संपर्क बिल्कुल सही, संतुलन नहीं और पुरस्कार नहीं, यानी पहला और दूसरा ही आपका इसमें सही हो जाएगा। समाज और संस्कृति और भाषा पे आपका लेव वाइगोस्की ज़्यादा बल देते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम कैसा होना चाहिए। उद्दीपन प्रक्रिया संदों के युग्म द्वारा होना चाहिए। पुरस्कार और दंड पर गलत हो जाएगा। शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित होगा, या फिर पूरी तरह से शिक्षक पर निर्भर है, गलत हो जाएगा ये भी। और छात्र की क्या है, निष्कर्ष भूमिका है, ये भी गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा कि शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित होगा आपका बाल गणित अधिगम में। तो ऑप्शन थर्ड आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, लॉरेंस कोहलबा के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरे के विचारों की उपेक्षा करने के बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, कानून व्यवस्था, या फिर सामाजिक अनुबंधन। तो यहाँ पे कह रहा है कि बच्चे दूसरों के विचारों की उपेक्षा करने के बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान देते हैं, यानी बच्चा क्या है, डर रहा है। तो ये क्या है, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास है आपका। ठीक है, अगला प्रश्न आपका कि हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता डैश बुद्धि की विशेषता है। किस बुद्धि की विशेषता है जहाँ पे कि क्या है, भाषा को ढंग से समझ रहा है, लचीलापन है भाषा में। तो ये हो जाएगा आपकी भाषिक बुद्धि। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला आपका निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है। ठीक है, नहीं है, आपको गलत ढूंढना है। छात्रों के शाब्दिक और अशाब्दिक संचार पर विचार करना, बिल्कुल सही। भिन्नताओं को पहचानना और सम्मान करना, बिल्कुल सही। छात्रों की जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है उसका हमें क्या है, सम्मान करना चाहिए, ये तो आपका सही है। विविध शैक्षणिक भिन्नताओं का प्रयोग करना, बिल्कुल सही। अलग अलग आपको क्या है, टीचिंग एड विविधताएं यूज़ करनी होगी, शैक्षणिक भिन्नताएं का प्रयोग करना होगा, बिल्कुल सही। छात्रों में कमियों को पहचानना और उन्हें ठीक करना, ये गलत हो जाएगा कि छात्रों की कमियों को पहचानना, ये गलत हो जाएगा। तो आपका चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें क्या है, गलत पूछा गया था। 4 वर्ष के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वह बोला, मैं इसका क्या करूँगा। लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते। यह क्या दर्शाता है, लैंगिक प्रासंगिकता, पक्षपात, रूढ़िवादिता, समता। तो ये हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्टीरियोटाइप, यानी लैंगिक रूढ़िवादिता। ठीक है, ऑप्शन थर्ड आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिगम के आकलन के बजाय अधिगम के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षार्थियों को केवल जहाँ पे भी आ जाएगा गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन गलत है। शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करे, ये आपका सही लग रहा है। ठीक है, केवल, फिर से केवल आ गया तो ये गलत हो जाएगा। प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना, गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है कि शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करे। तो ऑप्शन सेकंड आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि किस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चों में गहन चिंतन को बढ़ावा दिया जा सकता है। और वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है।
पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए, या फिर बीजों के अनुकरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार कीजिए। तो यहाँ पे पूछा कि बच्चे गहन चिंतन कहाँ पे करेंगे। आपका क्या है कि वन अधिकार जो अधिनियम है किस वर्ष पारित हो, तो इसका क्या है एक ही उत्तर आ जाएगा। तो ये तो गलत हो जाएगा। 3 कोणों का जो 180 होता है ये भी गलत हो जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों ये भी बच्चों को याद होंगी। तो यहाँ पे जहाँ पे क्या है गहन चिंतन हो रहा है वो क्या है कि बीजों के अनुकरण जो अंकुरण होते हैं के लिए हवा की आवश्यकता होती है, यह सिद्ध करने के लिए बच्चे क्या है प्रयोग करें, यानी गहन चिंतन कर रहे हैं। तो ऑप्शन 4 इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आपको सेशन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं आप 16 प्रश्न। एक समावेशी व्यवस्था में कौन किसकी ज़रूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है। अभिभावक स्कूल की ज़रूरतों के अनुसार, स्कूल छात्रों की ज़रूरतों के अनुसार, छात्र स्कूल की ज़रूरतों के अनुसार, या फिर शिक्षक की ज़रूरतों के अनुसार जो छात्र होते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें क्या है छात्र की ज़रूरतों को पूरा करना है। तो एक ही ऑप्शन बचता है जो कि ऑप्शन सेकंड है कि स्कूल जो है वो छात्र की ज़रूरतों के अनुसार अपना पाठ्यक्रम जब भी कुछ भी चीज़ चलाएगा। तो ऑप्शन जो है सेकंड आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, वह छात्र जिन्हें, यहाँ पे डैश होएगा, थोड़ा मिस्टेक और किए, वह छात्र जिन्हें डैश है उन्हें पाठ पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौती का सामना करना पड़ता है। यानी बच्चे को क्या है पढ़ने से रिलेटेड आपका विकार है। तो ये कौन सा हो जाता है आपका डिसलेक्सिया, यानी पठन वैकल्य हो जाएगा ये। तो यहाँ पे जो है थोड़ा गलत छप रखा है, पठन हो जाएगा, पठन वैकल्य, यानी जिसे हम क्या बोलते हैं वैकल्य, जिसे हम आपका बोलते हैं डिसलेक्सिया। तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा, पढ़ने से रिलेटेड पठन वैकल्य आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। सुविधाहीन और वंचित समूह के आपके पास विद्यार्थी हैं, तो आपको क्या है एक शिक्षक के नाते आपको क्या करना चाहिए, सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए, बिल्कुल सही है। छात्रों की कमजोरी को सबके सामने उजागर करें, बिल्कुल गलत, ये आपका गलत हो जाएगा कि जो उनकी कमजोरी है वह उनके क्या है सब पूरे क्लास में उजागर करें, गलत हो जाएगा। इन छात्रों को एक अलग संकाय में ही पढ़ाना चाहिए, यानी जो आपके वंचित समूह के छात्र हैं उनको अलग कर देना, पृथक कर देना उनको, गलत हो जाएगा। सभी छात्रों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग करें, मानकीकृत पाठ्यक्रम गलत होता आपका। तो एक ही ऑप्शन बचता आपका, ऑप्शन फर्स्ट आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, विविध आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षक को निम्नलिखित के लिए विकल्प उपलब्ध नहीं करने चाहिए। यहाँ पूछा गया है कि विविध आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षक को निम्नलिखित में के लिए विकल्प उपलब्ध नहीं कराने चाहिए। विषय वस्तु या प्रस्तुतिकरण, संचार और अभिव्यक्ति का जो है सूचना के दृष्टिकोण, शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िवादिता क्या नहीं करना चाहिए आपको पूछा गया है। तो एक ही ऑप्शन बचता है कि आपको क्या है रूढ़िवादिता नहीं दिखानी है। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है शिक्षक रूढ़िवादिता नहीं करेगा अपनी जो कक्षा होती है। दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है। गलत ढूंढना आपको। उपरोक्त इमारती ढांचा, यानी इमारत सही होनी चाहिए। आपके जो है जो आपके दिव्यांग छात्र हैं उनके लिए क्या है इमारत अच्छी होनी चाहिए, ये तो सही है। प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक होना चाहिए, बिल्कुल सही। अनिवार्य विशेष शिक्षा की क्या है उन्हें क्या है एक अलग सी विशेष शिक्षा देनी है, ये नहीं कहता आपका। और उपयुक्त तकनीक सुविधा भी होनी चाहिए। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन 3 जो कि आपका गलत है और हमें गलत ही पूछा गया था। तो ऑप्शन 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, बच्चे किस तरह सीखते हैं, पढ़कर, सुनकर, देखकर या फिर क्रिया करके। तो 4 ऑप्शन सही है, पढ़कर, सुनकर, देखकर और क्रिया करके। तो 4 ऑप्शन सही हैं आपके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपके सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि अभिकथन और तर्क का प्रश्न आ गया। यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए। यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम के लिए, स्वयं की लर्निंग के लिए कुछ उनको क्या है अनुमति दी जाए, बिल्कुल सही है।
अपने अधिगम पर नियंत्रण रखने से विद्यार्थियों को यह निर्णय लेने में मदद मिलती है कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। बिल्कुल सही। जब वह खुद निर्णय लेंगे तो उन्हें पता लगेगा हमें क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना है, ठीक है, और कैसे सीखना है उस चीज़ को। तो दोनों ही आपका सही है, अभिकथन भी सही है और उसका तर्क भी आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। एक शिक्षक को ऐसी गतिविधि को बढ़ावा देना चाहिए जो डैश, यहाँ पे डैश होएगा, जो डैश को बढ़ावा दे, निराशा को सांस्कृतिक रूप से, यानी यहाँ पे पूछा गया है कि एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो डैश को बढ़ावा दे, ठीक है, निराशा को, अब सारी उत्तर को, अब सारी सोच को, या फिर यहाँ पे है कि मात्र जो है रटन को, ठीक है। तो किसको एक शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा जो निराशा गलत हो जाएगा, अभी सारी उत्तर भी आपका गलत होता है, अब सारी सोच आपकी सही होती है और रटन गलत होता है, यानी आपका थर्ड अब सारी सोच आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार अधिगम प्राथमिक रूप से एक डैश गतिविधि है। क्या है? एक डैश गतिविधि है। यहाँ पे यांत्रिक हो जाएगा, ये थोड़ा मिस्टेक हो रही है, यांत्रिक हो जाएगा, यांत्रिक, व्यवहारवादी, निष्क्रिय या फिर सामाजिक। तो आपका अधिगम कैसा होना चाहिए? सामाजिक होना चाहिए अधिगम। ऑप्शन 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी। फिर आपका आता है 26वां प्रश्न। अभिकथन और तर्क का प्रश्न है कि एक शिक्षक को छात्रों के बीच समस्या समाधान रणनीति के विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। कि शिक्षक को क्या है, छात्रों के बीच जो है समस्या समाधान रणनीतियों के विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। बिल्कुल सही है। समस्या समाधान की रणनीतियाँ अधिगम में सुधार करती हैं और गहन चिंतन को बढ़ावा देती हैं। बिल्कुल सही। सॉरी, तो यहाँ पे कह रहा है कि कारण कह रहा है कि समस्या समाधान की रणनीतियाँ अधिगम में सुधार करती हैं और गहन चिंतन को बढ़ावा देती हैं। बिल्कुल सही, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो आपका अभिकथन भी सही है और कारण भी आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, छात्रों के बीच भ्रांतियों को महत्वपूर्ण है। छात्रों के बीच भ्रांतियाँ जो होती हैं को महत्वपूर्ण है, यानी डैश हो जाएगा यहाँ पे। छात्रों के बीच भ्रांतियों डैश को महत्वपूर्ण है, निर्मित करता है, पहचानना, अनदेखा करना या फिर प्रचारित करना। कि छात्रों के बीच जो भ्रांतियाँ होती हैं उसे हमें क्या है, अनदेखा करना चाहिए, यानी उनकी गलतियों को क्या है, अनदेखा करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि गलतियाँ क्या है, स्वाभाविक होती हैं। सॉरी। अगला है कि छात्रों में भय का भाव अधिगम में काफ़ी सुधार करता है, अधिगम के लिए हानिकारक है, अधिगम के लिए आवश्यक है, यदि अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो छात्रों में जो भय का जो भाव हो जाएगा वह क्या है, अधिगम के लिए हानिकारक हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प छात्रों की निपुणता प्राप्त करने हेतु सीखने के लिए प्रेरित करेगा? योग्यता की चाह, प्रसिद्धि की चाह, धन की चाह या फिर सत्ता की चाह। इसका सही आंसर हो जाएगा योग्यता की चाह। अंतिम प्रश्न है आपका, अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? छात्रों के बीच सहयोग को हतोत्साहित करना नहीं, प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना नहीं, कंपटीशन नहीं आएगा, विषय वस्तु को रटने पर बढ़ावा देना नहीं, संपर्कों की समझ को महत्व देना। बिल्कुल समझ, जहाँ पर छात्रों की समझ से रिलेटेड होगा तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आज हमने देखा आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही मैं आपको पेपर के सेट कराता रहूँगा, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है जब आप जो है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों से जिनको भी ज़रूरत है। धन्यवाद।